दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर का बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बेल द कैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली को घंटी बांधना, बिल्ली को या बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो ये इसका टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a grocery shop। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब किसी वाक्य में was या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और किसी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यदि ऐसा कोई वाक्य आए जहाँ पर वहाँ पर कोई भी किसी तरह का बैकग्राउंड मौजूद ना हो तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है वाक्य को बनाने के लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप, मतलब एक किराने की दुकान थी। ग्रोसरी शॉप का मतलब होता है किराने की दुकान या फिर परचून की दुकान। तो क्या का मतलब हुआ कि एक किराने की दुकान थी। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप। प्लेंटी का मतलब होता है बड़ी संख्या में, ज़्यादा मात्रा में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप, मतलब उस परचून की दुकान में, उस किराने की दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम मतलब वहाँ उनके लिए बहुत सारा खाना था। दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है दे, और ये जो दे है उन माइस के लिए, चूहों के लिए प्रयोग किया गया है। जब एक से अधिक लोग शामिल होते हैं सब्जेक्ट में तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? दे एट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ खा लिया। एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और स्पॉइल का मतलब था बिगाड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और उन्होंने जो बैग्स थे, जो थैले वगैरह थे, जो उन्होंने बिगाड़ दिया, उनको उन्होंने ख़राब कर दिया। चलिए आगे देखिए। दे ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप। क्या मतलब हुआ? दे ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड, और उन्होंने ब्रेड बिस्किट और जो वहाँ के जो फ्रूट्स थे, उस दुकान के जो फल थे, उनको भी उन्होंने वेस्ट कर दिया, मतलब उनको व्यर्थ कर दिया। द ग्रोसर वॉज वरीड, और ये भी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। और वरीड का मतलब होता है चिंतित। और दोस्तों ग्रोसर का मतलब होता है पंसारी या फिर किराने वाला, उसे ग्रोसर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द ग्रोसर वॉज वरीड, मतलब जो पंसारी था वो चिंतित था। ही थॉट, उसने सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा। आई विल बाय अ कैट, मैं एक बिल्ली खरीदूंगा। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जिसकी वाक्य की टेल पर गी आता है तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई विल बाय अ कैट, में एक बिल्ली खरीदूंगा। एंड लेट इट स्टे, और लेट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम ये शो करते हैं कि किसी काम को होने देना। एंड लेट इट स्टे, और उसे रहने दूंगा। एट द ग्रोसरी, मतलब कि परचून की दुकान पर उसे रहने दूंगा। ओनली देन, सिर्फ तभी। आई कैन सेव माई थिंग्स, सिर्फ तभी मैं अपनी चीज़ों को बचा सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। ही बॉट अ फैट कैट, और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। ये बाई की सेकंड फॉर्म है। बाय मतलब खरीदना, और सेकंड फॉर्म है बॉट, BOUGHT। और आप यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म होने के अलावा ये थर्ड फॉर्म भी है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में बॉट आएगी, लेकिन यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग किया गया। तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही बॉट अ फैट कैट, उसने एक मोटी बिल्ली खरीदी। एंड लेट हिम स्टे देयर, और उसने उसको वहाँ छोड़ दिया, कह सकते हैं उसने उसको वहाँ रहने दिया। चलिए आगे देखिए।
द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस। हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो क्या मतलब वो द कैट हैड ए नाइस टाइम, मतलब जो बिल्ली का वो बहुत ही अच्छा समय था हंटिंग द माइस, चूहों को शिकार करने का, एंड किलिंग दैम और उनको मारने का। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आपके वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए जैसा शब्द आता है तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि आप नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो कुड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है और हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो इसकी वर्ब है वो है मूव। मूव का मतलब होता है हिलना, चलना, उसे मूव कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ। और फ्रीली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आज़ादी से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ, मतलब जो चूहे थे वो आज़ादी से नहीं घूम पाए। दे वर अफ्रेड। अफ्रेड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत होना। दे वर अफ्रेड, वो भयभीत थे, डरे हुए थे। दैट की एनी टाइम द कैट वुड ईट, जो मतलब किसी भी समय जो है वो बिल्ली, एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, मतलब किसी भी समय बिल्ली जो है वो उनको खा जाएगी। चलिए आगे देखिए। द माइस हेल्ड अ मीटिंग एंड ऑल ऑफ देम सेड। और ये आप इसे नोट कर सकते हैं, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना और होल्ड का मतलब पकड़ना भी होता है और आयोजित करना भी, और इसकी यहाँ पर आयोजित करने के रूप में प्रयोग किया गया है और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। तो क्या मतलब हुआ, द माइस हेल्ड अ मीटिंग, जो माइस थे, चूहे थे, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया, उन्होंने एक मीटिंग रखी। एंड ऑल ऑफ देम सेड, और उन सब ने कहा, वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैट। दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई बहुत ही आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सलाह देना चाहते हैं तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और गेट रिड ऑफ को भी आप नोट कर लीजिए। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैट, हमें अवश्य ही बिल्ली से पीछा छुड़ाना चाहिए। कैन समवन गिव अ सजेशन, और ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। और दोस्तों इसमें कैन का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर सकता है, सकती जैसे शब्द आएंगे वहां पर कैन का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैन को आगे लिखा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, कैन समवन गिव अ सजेशन, मतलब क्या कोई सुझाव दे सकता है। चलिए आगे देखिए। ऑल द माइस सैट एंड थॉट, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है। सिट का मतलब होता है बैठना और ये सेकंड फॉर्म है। ऑल द माइस सैट एंड थॉट, जो सारे चूहे थे वो बैठ गए, एंड थॉट और उन्होंने सोचा। आ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेट, क्या मतलब हुआ, स्मार्ट लुक, एक मतलब एक समझदार दिखने वाला जो चूहा था, स्टूड अप वो खड़ा हुआ, एंड सेट और कहा, द कैट मूव्स सॉफ्टली, कि उसने क्या कहा कि द कैट मूव सॉफ्टली, जो बिल्ली है वो मतलब कि मूव करती है, इधर उधर चलती है सॉफ्टली, बहुत आराम से। दैट इज़ द प्रॉब्लम, वो एक समस्या है। इफ़ वी कैन टाई अ बेल अराउंड द हर नेक, क्या मतलब हुआ, टाई का मतलब होता है बांधना। इफ़ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक, यदि हम उसके गर्दन पर कोई घंटी बांध सकते हैं, देन थिंग्स विल बी फाइन, फिर जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। वी कैन नो द मूवमेंट ऑफ द कैट, और फिर हमें पता चल सकती है द मूवमेंट्स ऑफ द कैट की जो मतलब बिल्ली की जो मूवमेंट्स हैं, जो उसके आने जाने का है, जो भी उसकी गतिविधियाँ हैं उसके बारे में हमें पता चल सकता है। चलिए आगे देखिए। येस दैट इज़ ए गुड सॉल्यूशन, हाँ ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा सुझाव है। सैड ऑल द माइस, सभी चूहों ने कहा। एन ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप, एक जो मतलब एक बूढ़ा जो माउस था, चूहा था, स्लोली वो धीरे से खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड और पूछा, बट लेकिन हु वुड टाई द बेल, क्या पूछा उसने। और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्या मतलब हुआ, बट हु वुड टाई द बेल, लेकिन कौन घंटी बांधेगा। आफ्टर सम मोमेंट्स, मतलब कि कुछ क्षणों के बाद, देयर वॉज नो वन टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या मतलब हुआ, आफ्टर सम मोमेंट्स मतलब कुछ क्षणों के बाद, देयर वॉज नो वन टू आंसर दिस क्वेश्चन, वहाँ पर कोई नहीं था टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए दोस्तों अब ये जो आज की हमारी स्टोरी है, इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है, एम्प्टी सॉल्यूशंस आर ऑफ नो वर्थ। एम्प्टी सॉल्यूशंस का मतलब होता है खाली
सॉल्यूशंस का मतलब होता है इस तरह का सुझाव वगैरह, या कह सकते हैं किसी तरह का समाधान। तो क्या मतलब वो एम्प्टी सॉल्यूशन, जो खाली समाधान होते हैं, आर ऑफ नो वर्थ, उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। तो ये इसका दोस्तों मॉरल था। और दोस्तों ये आज की एक हमारी छोटी सी कहानी थी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं अक्सर 2 वीडियो रोज़ डालता हूं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ट्राई करता हूं कि मैं जो भी वीडियोस लाऊं इस तरह के वीडियोस लाऊं जहां पर मैं आपको नए नए वर्ड बता सकूं और उन साथ में जो स्टोरी उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकूँ। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्या इस तरह की जो वीडियोस देखकर आपको कुछ बेनिफिट्स होता है, या अगर आप लंबे टाइम से देख रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट हुआ है, आप इस बारे में बताएं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा या मैं डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो it is not just that it is, this video is not only enough. So what you have to do whenever you are watching my videos, what you can do, I mean you can read properly, or whenever I tell you a new word you must make a note. And apart from this, whenever I tell you about any grammar structure you must listen it very carefully. And apart from this, you should start using those structures while talking to someone. So whenever you listen any story, make sure that you always have a pen with you, and whenever you get a new word, always try to write it down on a piece of paper, so that whenever next time when you have time, then you can just listen up the story again and you will know the meaning. And apart from this, guys, what you have to understand, when you want to speak in English, you have to practice a lot. When you have some friend who can talk to you in English, then try to speak in English only. And when you suppose if you do not have anyone who can talk to you in English, what you can do, maybe you can stand in front of mirror, which is a very good practice. And I still remember my days when I started learning a skill. I also used to do this practice. So you can also do this. Just stand in front of the mirror and just talk to yourself. Whatever comes to your mind, try to speak that in English. The guys, that is one of the good practice. And I know when you start doing this, initially you are going to face some problem. There might be some hesitation problem. But things will really improve after a few days of practice, because I'm sure you must have heard this phrase that practice makes a man perfect. So when you keep on doing the same thing again and again, I'm sure that a day is not very far away that day you would realize that you can easily speak in English. So English speaking is not that tough. It is all about practice. If you practice a lot, and if you just give you 100%, I'm sure that very soon you can easily speak in English like me, or maybe better than me. So guys, I hope that you like these lines, and whatever you feel like about my videos, I'm just waiting for you. Just tell me through your comment. Thank you so much. Have a nice day and bye.